हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी का हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिया था। और अब जो हम बात करेंगे हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस की बात करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शंस को समझने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। जैसे कि बात कर रहे थे जब हम लोग अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी की, तो अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी में मैंने आपको बताया था क्या कि जो अकाउंटिंग होती है इंश्योरेंस कंपनी की वो किसके तहत होती है, तो फॉर्म बी के तहत होती है। क्लियर। फॉर्म बी के अंडर हमें बेसिकली तीन अकाउंट्स को बनाना पड़ता है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी के तहत, यानी इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को बनाने के लिए हमें तीन अकाउंट को बनाना पड़ता है। पहला अकाउंट जो हम मेनली प्रिपेयर करते हैं दैट इज कंसिडर एज अ क्या, रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना होता है दैट इज कंसिडर एज अ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना होता है दैट अकाउंट इज कंसिडर एज अ क्या, बैलेंस शीट। बेसिकली हम इन्हीं तीनों अकाउंट के बेसिस पर पूरे इंश्योरेंस कंपनी का, आइदर वो जनरल इंश्योरेंस हो आइदर वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं और हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करते हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू अकाउंट तो इसको किस फॉर्म के तहत प्रिपेयर किया जाता है, तो फॉर्म बी के तहत आरए अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्म बी के तहत बीएल अकाउंट का प्रिपरेशन किया जाता है। और फॉर्म बी के तहत ही बीएस अकाउंट का प्रिपरेशन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है ये तीन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रखी हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट बेसिकली क्या होता है, तो रेवेन्यू अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि मेनली प्रिपेयर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी ने कितना इनकम अर्न किया है। ठीक है, इनकम कितना अर्न किया है और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इसके रिगार्डिंग जो हमारी जानकारी देता है दैट अकाउंट इज कंसिडर्ड क्या, रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो रेवेन्यू अकाउंट में मेनली कितने शेड्यूल बनाए जाते हैं, तो इसमें चार शेड्यूल बनाए जाते हैं। पहला शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है, प्रीमियम अर्न के रिगार्डिंग बात करता है, यानी वो सोर्स ऑफ इनकम जो कि इसका मेन सोर्स के तौर पर कहा जाता है। दूसरा ये बात करता है किसके रिगार्डिंग, तो दूसरा बात करता है ये क्लेम पेड के रिगार्डिंग, यानी शेड्यूल टू बात करता है क्लेम पेड के रिगार्डिंग। शेड्यूल थ्री बात करता है हमारे पास कमीशन के रिगार्डिंग। और शेड्यूल फोर बात करता है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, यानी इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है, यानी जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बात करेगा। और इन्हीं चार शेड्यूल के बेसिस पर हमारा रेवेन्यू अकाउंट बनता है। लेकिन जब बात करते हैं इनकम के अंडर, तो इनकम के अंडर अगर हम बात करें तो इनकम के अंडर बेसिकली हम कौन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो मेनली वी यूज शेड्यूल, हम किसका यूज करते हैं, शेड्यूल वन का यूज करते हैं दैट इज प्रीमियम अर्न। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के अलावा और कोई इनकम नहीं होता है, हाँ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के अलावा भी इनकम होते हैं, जैसा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई शेड्यूल नहीं मेंटेन किया जाता। दूसरा और सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, अदर, जो कि आपके क्वेश्चन में होगा तो स्पेसिफाइड के तौर पर यह दिया रहेगा। और तीसरा होता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड लेस टैक्स बेसिकली, या फिर लेस टैक्स या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट की यहाँ पर बात करता है। बेसिकली यह जो बनता है दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि इनकम के अंदर बनाए जाएंगे। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस के अंदर हम तीन चीजों की बात करेंगे दैट इज क्लेम पेड, कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इन्हीं आइटम्स, इन्हीं इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पर हम रेवेन्यू अकाउंट को जनरेट करते हैं। लेकिन रेवेन्यू अकाउंट को समझने से पहले, यानी रेवेन्यू अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसको बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि शेड्यूल्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है शेड्यूल्स के अंदर। तो आइए अब हम देखेंगे शेड्यूल्स में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। देखो,
यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसी क्वेश्चंस के बेसिस पर हम क्या करेंगे, आपके साथ शेड्यूल्स को मैं आपको क्या करता चलूंगा, समझाता चलूंगा। आप ध्यान से समझना, बहुत इजी है। इंश्योरेंस बेसिकली इजी चैप्टर होता है, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, सारे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे। देखो, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ध्यान से समझो। देखो क्या बात कर रहा है, मैं हाईलाइट करते चला जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देखो। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रीमियम। आपको कह रहा है क्या कि जो भी आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप किसका कंप्यूटेशन कीजिए, तो नेट प्रीमियम का कंप्यूटेशन कीजिए। अगर हम बात करें नेट प्रीमियम की, तो नेट प्रीमियम हमारा क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए या बेसिकली जनरल इंश्योरेंस के लिए, ये नेट प्रीमियम किसके टर्म पर बात करता है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये किस तौर पर बात करेगा, इनकम के तौर पर बात करेगा। अब जब नेट प्रीमियम की बात करते हैं, तो नेट प्रीमियम हमें कहाँ शो करना होता है, तो इट इज शोन अंडर शेड्यूल 1। इसको हम कहाँ पर शो करेंगे, शेड्यूल 1 में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल 1 का फॉर्मेट लेंगे, हेडिंग डालेंगे। तुम ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। एक मिनट, कलर चेंज करने देना। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। लिखेंगे क्या, शेड्यूल फर्स्ट, किसका कैलकुलेशन हमें करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्रीमियम को क्या किया होगा, अर्न किया होगा, तो हम लिखेंगे क्या, कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रीमियम अर्न। क्लियर है। देखो, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। कंपनी ने क्या किया है कि प्रीमियम कितना रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, 2,50,000 रुपए। हम लिखेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट, प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रीमियम रिसीव कर लिया, 2,50,000। क्लियर। आगे कहता है क्या कि प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। कंपनी के पास क्या है कि पिछले साल का अभी उसको प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। जब प्रीमियम आउटस्टैंडिंग होता है प्रीवियस ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बेसिकली ये हमारे ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट बिगिनिंग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट बिगनिंग कितना दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट प्रीवियस ईयर कितना है तुम्हारा, 20,000। हमने कितना लिख दिया, 20,000। लेस कर देते हैं। अब ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट एंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट करेंट ईयर। क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है क्या कि प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर अमाउंटेड टू 30,000। यानी इस साल का कितना प्रीमियम अभी बाकी है, तो हमें ये कितना दे दिया, 30,000। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने नेट प्रीमियम कितना रिसीव किया है फ्रॉम द डायरेक्ट बिजनेस, तो लिखेंगे क्या, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। कितना प्रीमियम रिसीव किया डायरेक्ट बिजनेस से, तो 2,50,000 प्लस 30, 2,80,000। और 2,80,000 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 2,20,000, सॉरी 20,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 2,60,000। इज इट क्लियर। क्लियर। आपको मैंने बताया क्या था कि जब कंपनी इंश्योरेंस करवाती है, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ये क्या करती है कि वो पॉलिसीज को क्या करती है, री इंश्योरेंस करवाती है।
बेसिकली आपको मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि आपके पास अगर अमिताभ बच्चन जी अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं 100 करोड़ रुपए का, और आपकी कंपनी का टर्नओवर उतना नहीं है और आपकी कंपनी उतनी लाइबिलिटीज को बियर अप नहीं कर सकती। इस केस में आप क्या करते हो कि अमिताभ बच्चन जी का इंश्योरेंस आप भी करते हो और उसका इंश्योरेंस किसी दूसरे कंपनी से भी करवाते हो। तो जब इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड री इंश्योरेंस। ठीक है। तो जब कंपनी री इंश्योरेंस करती है तो कंपनी इंश्योरेंस बेसिकली री इंश्योरेंस पर प्रीमियम रिसीव भी करती है और प्रीमियम का पेमेंट भी करती है। अगर कंपनी ने क्या किया होगा, अपने क्लाइंट का इंश्योरेंस किसी दूसरे के साथ करवाया होगा तो उस केस में कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी। और अगर कंपनी के किसी दूसरे कंपनी ने अपने क्लाइंट का प्रीमियम मेरे कंपनी के साथ करवाया होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी दो काम करती है, प्रीमियम रिसीव भी करती है और प्रीमियम पेड भी करती है। जब कंपनी किसी दूसरे कंपनी के प्रीमियम को रिसीव करती है यानी बेसिकली एक्सेप्ट करती है तो दैट इज कंसिडर एज अ क्या, प्रीमियम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है। इसको री इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। वही, जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करती है किसी दूसरे कंपनी को तो इस केस में यह टर्म कहलाता है री इंश्योरेंस सीडेड। मतलब क्या कि आपके पास से पैसा चला गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हमारा कितना है, 15,000 रुपया। कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो कंपनी के पास प्रीमियम आया होगा या प्रीमियम गया होगा। तो बेसिकली एक्सेप्ट किया तो प्रीमियम आया। तो हम लिखेंगे क्या, एड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। कितने का इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्टेड किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का किया है, 15,000। हमने ऐड कर दिया कितना, 15,000। आगे कहता है क्या कि प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर पेड किया है, कितना पेड किया है, 10,000 रुपया। लिखेंगे क्या, लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। कितने का सीडेड है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सीडेड कितने का है, 10,000 का, जो कि क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब कैलकुलेशंस करते हैं। 2,60,000 में से 10 चला गया, कितना बचा, 2,50,000। 2,50,000 में 15 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया, 2,65,000। अब यह जो 2,65,000 रुपया आया दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्या, नेट प्रीमियम एज शेड्यूल फर्स्ट। इज इट क्लियर। यह 2,65,000 रुपए जो आया दैट इज कंसिडर एज क्या, नेट प्रीमियम एज पर शेड्यूल वन। अब ध्यान रखोगे क्या कि यही जो नेट प्रीमियम होता है इसी पे कंपनी क्या करती है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का ट्रीटमेंट करती है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बेसिकली फायर इंश्योरेंस के केस में 50% बनाया जाएगा और मरीन इंश्योरेंस के केस में 100% बनाया जाता है। मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वी हैव टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द रेट ऑफ 50% ऑन नेट प्रीमियम। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। हमने कितना बना दिया, 50% एट द रेट ऑफ 50%। देखो कितना, 2,65,000 रुपए है हमारा नेट प्रीमियम, हमने कितना बनाया, 50%। तो 2,65,000 का 50% कितना होता है, कैलकुलेट करो। 2,65,000 का 50% कितना होगा, तो 2,65,000 का 50% कितना हो गया, 1,32,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ, 1,32,500। क्लियर। मान लेते हैं क्या कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मेंटेन है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है।
ओपनिंग बैलेंस किसका मेंटेन है? रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का। और यह मान लेते हैं कितने का है? 1,30,000 रुपए। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा हो और ओपनिंग बैलेंस कम हो, तो जो भी डिफरेंस आएगा इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रीमियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा हो और ओपनिंग बैलेंस कम हो, तो हम डिफरेंस को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने पहले से रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना मेंटेन करके रखा? 2,30,000। करंट ईयर में हमारा नेट प्रीमियम कितना आया? 2,65,000 रुपया। कंपनी ने क्या कहा कि आपको 50% रिजर्व क्रिएट करना है। हमने कितना रिजर्व बनाया है? 1,32,500। अगर देखे तो 1,32,500 इज मच मोर देन 1,30,000। यानी 1,30,000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2,500। इन दिस केस हम यहां से क्या करेंगे? नेट प्रीमियम में से हम लिखेंगे क्या? एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। कितना ज्यादा है? 2,500 ज्यादा है। हम लिखेंगे यहाँ 2,500। और जो भी अमाउंट आएगा, यानी 2,65,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे? तो 2,65,000 माइनस 2,500, हम कितना यहाँ पर हमारा नेट प्रीमियम हो गया? 2,62,500। इज इट क्लियर? अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ज्यादा होगा और ओपनिंग बैलेंस कम होगा, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा हम उसको क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। लेकिन लेकिन मान लो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस छोटा हो जाता है और ओपनिंग बैलेंस हमारा ज्यादा होता है, तो इस केस में जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है? समझो, जैसे हमारा अभी का कितना आया था? 1,32,500। मान लेते हैं क्या कि हमारा ओपनिंग जो मेंटेन है वो कितना मेंटेन है? 1,40,000। अब देखो, 1,32,500 छोटा है किससे? 1,40,000 से। कितना छोटा है? तो 1,40,000 माइनस 1,32,500 कितना छोटा है? तो 7,500 रुपए से छोटा है। यह जो डिफरेंस अमाउंट होगा इट विल बी क्या? एडेड बैक टू नेट प्रीमियम। हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। लिखेंगे क्या? एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कितना ज्यादा है? 7,500। इस 7,500 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2,65,000 प्लस 7,500, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2,72,500। इज इट क्लियर? तो सिंपल सा टर्म में याद रखना कि जब भी हम नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझ लो, जब भी हम नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे तो यह कैलकुलेशन हम करेंगे शेड्यूल 1 के साथ, पहली बात। दूसरी बात क्या कि हम क्या देखेंगे कि कितना प्रीमियम हमने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट उसमें हम ऐड कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो करंट ईयर का होगा वो लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो प्रीवियस ईयर का होगा। इतना जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। जो भी डायरेक्ट बिजनेस से प्रीमियम आएगा उसमें हम ऐड क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और लेस क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। इतना करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट इज कंसिडर्ड नेट प्रीमियम। यह वही नेट प्रीमियम होगा जिसका आपको क्या करना होगा? रिजर्व बनाना होगा। फायर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस के केस में 50% और मरीन इंश्योरेंस के केस में 100%। हमने मान लो कि रिजर्व बनाया 50% का। अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस बड़ा हो जाता है रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस से, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा हम उसको क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे नेट प्रीमियम से। और अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस छोटा होगा और ओपनिंग बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। इज इट क्लियर? तो यह कैलकुलेशन था आपका नेट प्रीमियम का। ठीक है। बात करते हैं कैलकुलेशन नंबर 2 की।
देखो, जब बात करते हो कैलकुलेशन नंबर 2 की, तो कैलकुलेशन नंबर 2 जो आपका बात करता है वो बात करता है शेड्यूल 2 के तहत। लिखेंगे क्या? हेडिंग डालना, लिखेंगे शेड्यूल 2। और शेड्यूल 2 में किसका कैलकुलेशंस करेंगे? कैलकुलेशन रिगार्डिंग क्लेम पेड। ठीक है, कैलकुलेशन रिगार्डिंग क्लेम पेड। अब ध्यान से समझो। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया और इसको अच्छे से समझ भी लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्या कि क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल कंपनी ने कितना का क्लेम क्लेम पेड किया है? 80,000 रुपए का क्लेम पेड किया है। क्लियर? कह रहा है क्या कि आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर, अब भी इस साल और कितना क्लेम पेड करना बाकी है? तो 5,000 का क्लेम पेड करना बाकी है। और कह रहा है क्या कि आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और पिछले साल का कितना बाकी है? तो 20,000 रुपए का बाकी है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है क्या कि क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने क्या किया है, किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव किया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही थी? प्रीमियम तो पेड कर रही थी दूसरे कंपनी को। तो जब दूसरे कंपनी को प्रीमियम पेड कर रही थी तो उससे क्लेम भी तो रिसीव करेगी ना। तो इसने क्लेम क्या किया? रिसीव किया है। कितने का? 10,000। उसके बाद कह रहा है क्या कि क्लेम इनिशिएटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, क्लेम हमने कर दिया लेकिन अभी वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। जब क्लेम इनिशिएटेड नॉट एक्सेप्टेड की बात होगी तो यह कहलाएगा क्या? क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। वही क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनी की बात होगी तो इट विल बी कंसिडर एज अ क्या? क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। एकदम ध्यान से लिख लो इसको कहीं, कि अगर क्लेम इनिशिएटेड बट नॉट एक्सेप्टेड की बात होगी तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्या? क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, इसको हम एक्सेप्टेड कहेंगे। और वही क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी की बात होगी तो दैट इज कंसिडर एज अ क्या? क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। एक्सेप्टेड हमेशा क्या होगा? ऐड होगा, और सीडेड हमेशा क्या होगा? लेस होगा। क्लियर? आगे कह रहा है क्या कि कंपनी ने जो क्लेम रिसीव किया, कौन सा क्लेम कंपनी रिसीव कर रही थी? तो यहां लिखा था ना, क्लेम रिसीव फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, ये वाला। तो कंपनी ने जो क्लेम रिसीव किया उसमें अब भी आउटस्टैंडिंग है। कितने का? तो 3,000 का ओपनिंग और 2,000 का क्लोजिंग। इन सबको काम को करने में कंपनी को लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस लगे, जो कि किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड टू क्लेम है, अमाउंटेड टू 6,000। ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में कभी सिंपली इतना लिख दे, लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, और उसके बाद कुछ भी ना लिखा हो, मतलब इट विल बी नॉट बी अ पार्ट ऑफ क्लेम पेड, उसको क्लेम पेड का पार्ट नहीं मानेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये पार्टिकुलरली मेंशन ना किया जाए कि यह लीगल और मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम है, तब तक वो क्लेम का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो देखो, एक बात बताओ कि यहाँ जो क्लेम कंपनी ने क्या किया है, अब ध्यान से समझ। कंपनी ने कितने का क्लेम के पेड किया? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंपनी ने क्लेम पेड किया है। लिखेंगे क्या? क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने कितने का क्लेम पेड किया? तो कंपनी ने 80,000 रुपीज का क्लेम पेड। अब एक बात बताओ कि इस क्लेम को करने के लिए कंपनी ने क्या खर्चा किया? लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस किया ना। लिखेंगे क्या? लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम। कितने का खर्चा किया? तो कंपनी ने लीगल और मेडिकल एक्सपेंसेस कितने का खर्चा किया? 6,000 का। यानी एक्चुअली में कंपनी ने इस साल कितने का क्लेम में इनकर्ड कर दिया एक्सपेंसेस? तो 86,000 रुपीज का। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया कि कंपनी का क्लेम आउटस्टैंडिंग है। कितना? तो एंड का 5,000 और बिगनिंग का कितना? 20,000। सेम ट्रीटमेंट करेंगे। लिखेंगे क्या? एड आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी का क्लोजिंग क्लेम कितना था? तो कंपनी का क्लोजिंग क्लेम है कितना?
₹5,000 और लेस करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी का कितने का क्लेम था, 20,000। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि कंपनी ने डायरेक्ट बिजनेस पर कितने का क्लेम किया, तो आप बोलोगे क्या कि सर 86,000 का तो इसका क्लेम का जानकारी दिया है, ₹5,000 आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग हमारा कितना है, 20,000 का है। यानी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डायरेक्ट बिजनेस पर कितने का क्लेम किया है, 71,000। तो लिखेंगे क्या, क्लेम पेड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस कितने का, तो 71,000 रुपीज। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जब री इंश्योरेंस कर रहा था और प्रीमियम रिसीव कर रहा था और प्रीमियम पेड कर रहा था री इंश्योरेंस पे, तो इसी तरीके से तो ये क्लेम भी रिसीव करेगा और क्लेम भी पेड करेगा। बिल्कुल, क्लेम भी रिसीव करेगा और क्लेम का भी पेमेंट करेगा। आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पहला पॉइंट कि क्लेम इनिशिएटेड बट नॉट येट एक्सेप्टेड, कंपनी ने क्लेम किया लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आपको मैंने बताया क्या कि जब क्लेम इनिशिएट कर दिया गया और एक्सेप्टेड नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्टेड होगा, यानी इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्या, री इंश्योरेंस। ऐड करेंगे किस नाम से, ऐड क्लेम ऑन री इंश्योरेंस, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्ट। कितने का क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हो गया, ₹10,000 का। आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कि कंपनी ने क्लेम रिसीव्ड किया है अदर इंश्योरेंस से, लेकिन अभी कितने का है, 10,000 का, लेकिन उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है। कितने का, तो ओपनिंग 3,000 और क्लोजिंग 2,000। लिखेंगे क्या, लेस क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब एक बात बताओ, कितने का जानकारी दिया, कहा क्या कि 10,000 का टोटल है। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 3,000 का, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर दिया। और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितने का इसने दिया है, तो कह रहा है 2,000 का, तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को माइनस कर दिया। यानी 10 + 3 13, 13 में से 2 घटाया हमने, कितना आ गया, 9, सॉरी 11 आया ना, 11। यानी कंपनी ने कितने का क्लेम इनकर्ड किया ड्यूरिंग द ईयर, तो 71,000 रुपीज का टोटल, जिसमें 10,000 का एक्सेप्टेड है और 11,000 का कितना है, सीडेड। यानी कंपनी ने कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओपनिंग कितना था आपका, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग बैलेंस 3 था ना, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। क्लोजिंग आपका कितना था, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 2,000 और ओपनिंग कितने का है, 3,000। यानी कंपनी ने यहाँ पर कितने का क्लेम, 10 2 12 में से 3 गया 9। यानी कंपनी ने कितने का किया क्लेम, तो 71,000 का स्टार्टिंग में डायरेक्ट बिजनेस से, 10,000 इसने एक्सेप्टेड किया और 9,000 का इसने सीडेड किया। यानी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितने का इनकर्ड किया क्लेम, तो 72,000 का। तो क्लेम का ट्रीटमेंट करते समय आप क्या ध्यान रखोगे कि कंपनी ने जो क्लेम पेड किया है वो लिखेंगे, उस क्लेम को पेड करते हुए कंपनी को क्या लीगल एक्सपेंसेस हुए उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगनिंग क्या है वो देखेंगे। और जब इतने का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो वी गेट क्या, क्लेम पेड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। अब क्लेम पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस में हम एक्सेप्टेड को ऐड करेंगे और सीडेड को लेस करेंगे। जब इतना ट्रीटमेंट हम कर देंगे तो वी गॉट क्या, क्लेम पेड। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज सीखा। पहला चीज हमने क्या सीखा कि हम लोगों ने सीखा कि शेड्यूल 1 के तहत नेट इंश्योरेंस नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और शेड्यूल 2 के तहत हमने देखा क्या कि क्लेम पेड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इज इट क्लियर। बात करते हैं शेड्यूल 3। देखो, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 बेसिकली सबसे इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड और सीडेड का ही ट्रीटमेंट करना है। जैसे देखो, कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर शेड्यूल 3 इन कनेक्शन विद द कमीशन। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे।
शेड्यूल 3 लिखेंगे क्या, कमीशन पेड। क्या लिख दिया, कमीशन पेड। क्लियर। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस से कमीशन कितना आया, तो 25,000 का हमने पेड कर दिया। तो लिखेंगे क्या, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। कितने का डायरेक्ट बिजनेस पर हमने कमीशन पेड किया, तो हमने पेड किया 25,000 रुपए। ऐड, क्या ऐड करते हैं, तो एक्सेप्टेड लिखेंगे क्या, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। कितने का कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्ट आपने किया, 3,000 रुपए का। और लेस क्या कर देंगे, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। कितने का कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड है, तो दिया हुआ है 2,000 का। यानी एक्चुअल में कंपनी ने कितना कमीशन अर्न किया फ्रॉम, कमीशन पेड किया फ्रॉम द डायरेक्ट बिजनेस, तो 25 + 3 कितना हो गया, 28। 28 में से 2 चला गया तो कितना, 26। हो गया कमीशन का ट्रीटमेंट। इसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं, तो शेड्यूल 4 में। वो क्या बात करता है कि कंपनी ने इन सारे बिजनेस को करने में, यानी कंपनी ने इंश्योरेंस के बिजनेस को करने में क्या क्या ऑपरेटिंग खर्चे किए हैं, यानी डे टू डे में कौन कौन सा एक्सपेंसेस किए हैं, उसके बारे में जो जानकारी देगा, दैट इज कंसिडर्ड क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहां पर बात आएगा कि सर इसको शो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इट कैन बी शोन इन अ फॉर्मेट दैट इज कंसिडर्ड अ रेवेन्यू अकाउंट। लिखेंगे क्या, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ, मान लो फायर है तो फायर, मरीन है तो मेरीन, एक्सीडेंटल है तो एक्सीडेंटल। हम लिख रहे हैं क्या, रेवेन्यू अकाउंट फॉर फायर इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग। मान लो हमारा ईयर एंडिंग कितना है, 31 मार्च 2023। क्लियर। हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, लाइन ये गया। क्लियर। इसमें हम लिखेंगे बेसिकली पार्टिकुलर्स, जैसा कि आप हमेशा से करते हो। यहाँ पर लिखेंगे हम शेड्यूल, यहाँ पर हम लिखेंगे करंट ईयर, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर। जो भी काम हम करते हैं वो करंट ईयर का करेंगे सबसे पहले। अब इसको शो अप कैसे करेंगे, यानी हम दिखाएंगे कैसे, तो लिखेंगे देखो इस तरीके से। पहला, प्रीमियम अर्न। ठीक है, कितना प्रीमियम अर्न किया, नेट शेड्यूल 1। अब देखो अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कितना प्रीमियम अर्न किया, तो हमने अर्न किया 2,72,000 रुपया, 2,72,500। हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2,72,500। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जाएगा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। तीसरा, लिखेंगे क्या, अदर्स, दैट इज स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा तब, ये भी यहाँ पर नहीं जाएगा। चौथा में लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा ग्रॉस। अगर ये अमाउंट दिया रहेगा तो यहाँ पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा क्या, टोटल। दिखाएगा क्या,
टोटल ए। क्लियर। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस की। सबसे पहले क्लेम इनकर्ड या फिर क्लेम पेड, बगल में लिखेंगे क्या, नेट। अब क्लेम को हमने कहाँ दिखाया था, शेड्यूल टू। अब देखो शेड्यूल टू में हमारा क्लेम कितना था, 72,000। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 72,000। ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, कमीशन पेड। ये हमने कहाँ दिखाया था, शेड्यूल थ्री में। वो शेड्यूल थ्री का अमाउंट कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, ये कहाँ लिखाएगा, शेड्यूल फोर में। ये हम यहाँ लिख। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल, टोटल ऑफ पे। अब देखो आपको इनकम पता चल गया, यहाँ से टोटल इनकम कितना अर्न किया, यहाँ से आपको पता चल गया टोटल एक्सपेंसेस कितना कदम पता हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन लॉस रिलेटेड टू इंश्योरेंस। कितना लिखेंगे क्या, ए माइनस बी, और अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। यही वो अकाउंट है जिसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आगे के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होंगे। इट इज द फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये एक फाइनल अकाउंट है जो कि प्रिपेयर किया जाएगा, और दीज आर द वर्किंग नोट्स जिसके बेसिस पर ये अकाउंट बनेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, कि किस तरीके से हम नेट प्रीमियम का ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से हम क्लेम का ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से हम कमीशन का ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा क्या, कि किस तरीके से हम रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और क्या क्या किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, और कहाँ पर आइटम्स को पुट डाउन किया जाता है। अगली वीडियो जब मेरी आएगी, तो उसमें हम देखेंगे क्या, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर है। हम देखेंगे किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाया जाता है, और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, आगे के क्लास को कंक्लूड करेंगे। आई होप यहाँ तक में आप बच्चों को किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास गाइस।